नमस्कार मित्रों। आराधना डिग्री कॉलेज आहोर के तत्वाधान में कक्षा बीए प्रथम वर्ष विषय राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आज हम अध्याय 6 राज्यों का वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं। और राज्यों के वर्गीकरण को अध्ययन करने से पहले सामान्य रूप से हम सभी जानते हैं कि मूलतः जितने भी राज्य होते हैं, प्राचीन समय से बात कर ले तो मूलतः जितने भी राज्य होते हैं वे सभी समान होते हैं और इनके अंतर्गत, इन राज्यों के अंतर्गत, इनकी समानता के अंतर्गत देखें तो इनकी निश्चित जन समुदाय होता है, इनका निश्चित क्षेत्र होता है, भूखंड क्षेत्र होता है और उसके अंतर्गत ही ये राजनीतिक संगठन में शक्ति संगठित होते हैं और साथ ही इनमें प्रभुत्व शक्ति संपन्न राज्य भी होते हैं और तमाम रूपों से इनमें समानताएं पाई जाती है। और इन समानताओं के साथ साथ में इनमें कुछ भेद भी पाए जाते हैं। राज्यों के मध्य समानता होने के साथ साथ इसमें कुछ भौगोलिक स्थिति, शक्ति, शासन की नीति, शासन व्यवस्था और राजनीतिक और आर्थिक आधार की रीति के आधार पर भी इनमें भेद किया जा सकता है। किंतु हमारे राज्यों के वर्गीकरण के अंतर्गत देखें तो इसमें केवल शासन की शक्ति या संप्रभुता के आधार पर ही राज्यों का वर्गीकरण किया जा सकता है। और वर्तमान में इसकी राज्यों के वर्गीकरण की आलोचना भी की जाती है और आलोचना के आधार पर यह कहा जाता है कि जो राज्यों का वर्गीकरण है वह राज्यों के वर्गीकरण के अंतर्गत राज्य और सरकार का वर्गीकरण होता है, अर्थात कि जो राज्य और सरकार के अंदर भेद बताता है। राज्य व सरकार में भेद बताने का कार्य किया जाता है। राज्य व सरकार में भेद, और इसके अंतर्गत हम देखें तो आलोचना के साथ ही इस आलोचना के अंतर्गत हमारे मुख्य विद्वान ने यह कथन कहा है कि मुख्य विद्वान गेटल महोदय के द्वारा यह कथन कहा गया है कि सरकारों का वर्गीकरण ही वास्तव में राज्य का वर्गीकरण है। गेटल महोदय के द्वारा यह कथन कहा गया है कि जो सरकारों का वर्गीकरण होता है, अर्थात शासन व्यवस्था का जो वर्गीकरण किया जाता है, उस आधार पर ही यह कहा जा सकता है कि सरकारों के वर्गीकरण को ही हम राज्य के वर्गीकरण के अंतर्गत देखते हैं। और इसके अंतर्गत हम कहें कि अरस्तु के द्वारा सर्वप्रथम जो राज्यों का वर्गीकरण है, राज्यों का जो वर्गीकरण है वो सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण सर्वप्रथम अरस्तु महोदय के द्वारा राज्यों का वैज्ञानिक आधार पर
वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। और इस वैज्ञानिक आधार पर अरस्तु ने माना है कि राज्य के वर्गीकरण को हम दो आधारों पर जो है बांट सकते हैं। अरस्तु ने अपने राज्य के वर्गीकरण को दो आधारों पर राज्य को बांटने का कार्य किया, जिसमें पहला हम कह सकते हैं कि राज्यों का वर्गीकरण संख्या के आधार पर, राज्यों का वर्गीकरण संख्या के आधार पर, और वहीं दूसरे वर्गीकरण के अंतर्गत राज्यों का वर्गीकरण अरस्तु के द्वारा नैतिक आधार पर प्रस्तुत किया गया है। और अरस्तु ने अपने इसी वर्गीकरण को अर्थात संख्या के आधार के वर्गीकरण को तीन भागों में बांटा है। यानी कि शासन व्यवस्था के उसने राज्य के अंतर्गत शासन व्यवस्था के तीन भेद बताए हैं और इसी शासन व्यवस्था के तीन भेदों को नैतिक आधार पर उसने दो रूपों में बांटा है। स्वाभाविक रूप में और विकृत रूप में। नोट डाउन करें। सामान्य रूप से हम अरस्तु के वर्गीकरण को हम एक चित्र या डायग्राम के माध्यम से हम आसानी से समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो अरस्तु ने अपने राज्य के वर्गीकरण के अंतर्गत पहला या प्रथम वर्गीकरण उसका दिया है। पहला वर्गीकरण अरस्तु के द्वारा संख्या के आधार पर, और वहीं दूसरा आता है नैतिक आधार पर, जिसमें शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या, अर्थात किस संख्या तक जो है व्यक्तियों का शासन इसके अंतर्गत
होता है और दूसरा सर्वोच्च सत्ता संचालन के उद्देश्य के हिसाब से। सर्वोच्च सत्ता संचालन के उद्देश्य के हिसाब से इसके अंतर्गत हम इसे दो रूपों में बांट सकते हैं, जिसमें एक रूप हो जाएगा हमारा विकृत रूप, तो इस रूप में अरस्तु के द्वारा शासन सत्ता के जो है विभिन्न रूप प्रस्तुत किए गए संख्या के आधार पर और नैतिक आधार पर। तो सर्वप्रथम अरस्तु के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया था वो शासन की संख्या करने वाले अर्थात एक तंत्र कह लें या राजतंत्र, अर्थात एक व्यक्ति द्वारा शासन हो सकता है और वो व्यक्ति राजा के रूप में हो सकता है, और इसी को हम एक तंत्र को स्वाभाविक रूप से हम कह सकते हैं। शासन का रूप है एक व्यक्ति, तो वह एक स्वाभाविक रूप में एक तंत्र या राजतंत्र के रूप में शासन करता है, और स्वाभाविक रूप से जब वह भटक जाता है तो उसका रूप विकृत होकर वह आतताई तंत्र में परिवर्तित हो जाता है। और वहीं दूसरा समुदाय देखें तो एक तंत्र से बढ़कर कुछ व्यक्ति अर्थात वो अल्पसंख्यक व्यक्तियों का समूह। तो यह अल्पसंख्यक जो है व्यक्तियों का समूह अपने स्वाभाविक रूप में कुलीन तंत्र कहलाता है। स्वाभाविक रूप में ये कुलीन तंत्र का रूप कहलाता है, और वहीं जब ये कुलीन तंत्र अपने भ्रष्ट रूप में आता है तो वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र में परिवर्तित हो जाता है। वर्ग तंत्र या
धनिक तंत्र में परिवर्तित हो जाता है और शासन का जो अंतिम रूप है वह बहुसंख्यक के रूप में, और बहुसंख्यक का जो स्वाभाविक रूप होता है वह बहुतंत्र या संवैधानिक तंत्र कहलाता है। बहुतंत्र या संवैधानिक तंत्र कहलाता है। और वहीं जब ये संवैधानिक तंत्र कहले तो इसका जब स्वाभाविक रूप से रूप परिवर्तित होकर यह विकृत रूप में आता है तो इसे हम भीड़ तंत्र कह देते हैं। भीड़ तंत्र कह देते हैं और इस भीड़ तंत्र को ही अरस्तु ने अंत में आकर प्रजातंत्र का नाम दिया है। अरस्तु के द्वारा इसे प्रजातंत्र का नाम दिया गया है। अब इन्हीं रूपों के अंतर्गत जो शासन व्यवस्था चलती है उसे हम समझने का प्रयास करें तो इसे नोट डाउन करें। अरस्तु महोदय के द्वारा सामान्य रूप से जो राज्यों के वर्गीकरण का रूप प्रस्तुत किया गया उसमें शासन व्यवस्था के अंतर्गत सर्वप्रथम अरस्तु ने माना है कि संख्या के आधार पर जो पहला तंत्र या शासन व्यवस्था स्थापित होती है वह एक तंत्र या कह ले राजतंत्र, एक तंत्र या राजतंत्र। और इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत समस्त शक्ति, शासन की समस्त शक्ति, शासन की समस्त शक्ति एक व्यक्ति में केंद्रित, शासन की समस्त जो शक्तियां होती है वो एक व्यक्ति में केंद्रित होती है और वही सरकार के रूप में, वही व्यक्ति जो है सरकार के रूप में कार्य करता है। वही व्यक्ति सरकार के रूप में सामान्य हित के कार्य करता है। और अरस्तु के द्वारा कहा गया है कि राजतंत्र में जो शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो एक व्यक्ति है वह व्यक्ति सामान्य हित में दृष्टि से ही शासन करता है। इस व्यक्ति का जो कर्तव्य है जो इस व्यक्ति का कार्य है सरकार के अंतर्गत, यह सामान्य हित के अनुरूप ही कार्य करता है। और जब इस राजतंत्र या एक तंत्र का स्पष्ट भ्रष्ट होता है तो यह परिवर्तित होकर आतताई तंत्र में बदल जाता है। और यह आतताई तंत्र जो है राजतंत्र का
राज्य तंत्र का भ्रष्ट रूप है, क्योंकि यह राज्य तंत्र ही जो है आगे जाकर अपने शासन कार्यों में से पथ भ्रष्ट होकर ही आतताई के रूप में अपना कार्य करता है। और इसमें जो व्यक्ति होता है राजतंत्र में अर्थात राजा सामान्य हित की अपेक्षा स्वयं के स्वार्थ की पूर्ति के लिए कार्य करता है। और वहीं आगे हम देखें तो हमारा अगला बिंदु था कुलीन तंत्र। कुछ लोगों का जो शासन था उनका स्वाभाविक रूप था कुलीन तंत्र, और कुलीन तंत्र के अंतर्गत प्रभु सत्ता थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में जो प्रभु सत्ता होती है वह थोड़े या कुछ व्यक्तियों के पास प्रभु सत्ता कुछ व्यक्तियों के पास, और इन व्यक्तियों के द्वारा ही संपूर्ण शासन कार्य सामान्य हित को ध्यान में रखकर किया जाता है। पर जब यह शासन तंत्र का प्रयोग सामान्य हित की दृष्टि को ही ध्यान में रखकर करते हैं, शासन शक्ति का प्रयोग इसी में शासन शक्ति का प्रयोग सामान्य हित को ध्यान में रखकर। वहीं कुलीन तंत्र जब अपने मार्ग से परिवर्तित हो जाता है और पथभ्रष्ट हो जाता है, तो इस कुलीन तंत्र का जो विपरीत रूप बहुत बनता है वह वर्ग तंत्र में या धनिक तंत्र में बदल जाता है। और धनिक तंत्र का कार्य हम जानते हैं कि यह धनिक तंत्र अपने ही कुछ वर्ग विशेष के लोगों के लिए ही कार्य करता है। तो इसके अंतर्गत देखें तो वर्ग तंत्र पहले तो हम जानते हैं कुलीन तंत्र का भ्रष्ट रूप। वर्ग तंत्र कुलीन तंत्र का भ्रष्ट रूप है, और धनिक वर्ग के हाथों में ही जो है शासन शक्ति केंद्रित हो जाती है। इसमें जो धनिक वर्ग है शासन की शक्ति केंद्रित धनिक वर्ग के हाथों में शासन की जो ये शक्तियां हैं, शासन शक्ति वो धनिक वर्ग के हाथों में केंद्रित होती है, और ये सामान्य हित को भूलकर वर्ग हित को विशेष रूप से ध्यान में रखते हैं। वहीं सामान्य हित को भुलाकर इनका ध्यान वर्ग विशेष के हितों की पूर्ति करना है। और
इसके बाद में हमारा अगला तंत्र है बहुतंत्र या संवैधानिक तंत्र। बहुतंत्र या संवैधानिक तंत्र, और बहुतंत्र के अंतर्गत जो शासन की यह इसके अंतर्गत संपूर्ण शासन शक्ति या शासन व्यवस्था, तो शासन शक्ति अधिक लोगों के पास शासन शक्ति अधिक लोगों के पास और सर्व जन सामान्य का कल्याण ही इनका जन सामान्य का कल्याण ही इनका परम उद्देश्य, जन सामान्य का कल्याण ही इनका परम उद्देश्य होता है, और इन्हीं को जन सामान्य का कल्याण ही इनका परम उद्देश्य होता है। और संवैधानिक तंत्र का जब विपरीत रूप बनता है तो ये भीड़ तंत्र या प्रजातंत्र में परिवर्तित होता है। और इस भीड़ तंत्र और प्रजातंत्र अपने मार्ग से, अपने कर्तव्य मार्ग से विमुख होने पर, इस भीड़ तंत्र में अपने कर्तव्य मार्ग से विमुख होने पर यह बहुतंत्र का भ्रष्ट रूप बनता है। बहुतंत्र का भ्रष्ट रूप अधिक लोगों में स्वार्थ की भावना से वे वर्ग विशेष को महत्व देने लगते हैं। और शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार फैलता है, और इससे एक समाज में दो वर्गों का उत्पन्न होते हैं। इससे समाज में दो वर्ग उत्पन्न होते हैं, जो कि एक है धनिक वर्ग और दूसरा निर्धन वर्ग। और इसमें भी एक मध्यम वर्ग की प्रधानता भी रहती है। राज्यों के अरस्तु के द्वारा प्रस्तुत राज्यों के इस वर्गीकरण की कुछ विशेषताएं और आलोचनाओं की चर्चा हम आगामी कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।